हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारे जो है अ, अधिनियम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट थे जिसमें से हमने 1861 का आज हम यहाँ से देखेंगे। बाकी जितने भी पिछले हैं वो हमने एक वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए 1861 क्योंकि यहाँ के बाद जो है 1858 में क्या हुआ था, कंपनी का शासन खत्म कर दिया था। अब सीधे जो है राजा का जो शासन है इंग्लैंड के या फिर रानी का उनका जो शासन है यहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो अब यहाँ से देखते हैं 1861 का अधिनियम पेश करते समय चार्ल्स वुड ने कहा कि समस्त अनुभव ये बताता है कि जब एक शक्तिशाली जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो शासन का मुलायम से मुलायम रूप भी निरंकुश सत्तावाद ही होता है। तो ये किसका है कथन? चार्ल्स वुड का। अब 1861 का अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने इलाहाबाद में पढ़ा था, 1858 का जो एक्ट आया था उसको पढ़ा था और यही जो है पहले वायसराय कहलाए। इन्होंने ही पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें विभिन्न सदस्यों को अलग-अलग विभाग में सौंप कर एक प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। चौथा जो है वित्त और एवं 5वें सदस्य को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक था, ना कि वकील होना। अब 1874 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सदस्य के रूप में छठा सदस्य जोड़ा गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हुए अब इसमें एक कार्यकारिणी परिषद जोड़ी गई जिसमें ये व्यवस्था की गई कि कम से कम 6 एवं अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया जाए। इसमें से आधे कम से कम गैर सरकारी होंगे। गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बटलर, फ्री तथा तत्कालीन भारत सचिव चार्ल्स वुड ने सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल किया जाए। इस कार्यकारिणी परिषद की संख्या 6 रखी गई एवं सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का था और इस कार्यकारिणी परिषद को अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। आगे है इस कार्यकारिणी परिषद का कार्य केवल कानून बनाने तक ही सीमित था और जब इसकी बैठक कलकत्ता से बाहर होती तो संबंधित प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें भाग लेता था। इस एक्ट के तहत 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। पटियाला नरेश नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिला था। आगे है इस अधिनियम के 3 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति होने से भारत के नागरिकों को कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। विधान परिषद के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय विधान परिषद की सलाह के बिना 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने का कारण भारत मंत्री को बताना आवश्यक था। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने व प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया, जबकि 1853 के एक्ट में यह अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। बंबई व मद्रास प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ कानून बनाने व इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। यह याद रहे कि 1853 के एक्ट में भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया था। इस प्रकार 1861 के एक्ट में कानूनी विधेयी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और जिसका पूर्ण जो है 1935 के अधिनियम में हुआ था। आगे देखते हैं 1861 के एक्ट में गवर्नर जनरल वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना कर सकता है। प्रांतों में वायसराय को कम से कम 4
एवं अधिक से अधिक 8 अतिरिक्त सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद के गठन का अधिकार दिया गया, जिनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। इसके तहत मुंबई और मद्रास में 1861 में, बंगाल में 1862 में, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में 1886 में और पंजाब में 1876 में कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ। आगे है 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मद्रास व बम्बई में हाई कोर्ट गठित हुई। अब देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। एक्ट का खाका डफरिन ने तैयार किया गया था। डफरिन ने तैयार किया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों यानी कार्यकारिणी परिषद की संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। दूसरा है बम्बई एवं मद्रास बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद के लिए 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के लिए अधिकतम 15 तक बढ़ा दी गई थी। तीसरा है परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस, इसके तहत बजट पर पूर्ण रूप से विचार करने का ही अधिकार दिया गया, ना कि एक मत एक पृथक बहस करने का। वह सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन यदि प्रशासन जरूरी समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना किया जा सकता है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं मतदान देने का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं 1892 के एक्ट के पारित होने से पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य का चुनाव कैसे हो, इस पर सर्वाधिक विचार हुआ और इस समस्या का निराकरण किम्बरले यानी भारत सचिव धारा से निकाला गया। इसके तहत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं वायसराय को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके उनके नाम भेजेगी और वायसराय उनमें से चयन करेगा। इस प्रकार यह निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष का आरंभ हुआ। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनीत आरंभ करना था, जिसके तहत जो है केंद्रीय विधान मंडल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 5 गैर सरकारी सदस्यों को 4 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विधान मंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। इन 5 नाम को वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद में मनोनीत करता था, जबकि 1861 के अधिनियम में सभी गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता था। आगे देखते हैं इस प्रकार 1861 के एक्ट के तहत स्थापित कार्यकारिणी परिषद जहां केवल कानून बनाने की संस्था थी, वहीं 1892 के एक्ट में विचार विमर्श की संस्था बन चुकी थी। प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे और इस प्रकार संपूर्ण निर्वाचन अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को भी मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। राष्ट्रवादियों ने 1892 एक्ट को धोखा बताया और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। फिरोज शाह मेहता ने 1892 के एक्ट को एक ऐसे भाप के इंजन के समान बताया जिसमें से भाप बनाने की समग्र सामग्री निकालकर भाप से मिली जुली रंगीन गैस भर दी गई थी। अब देखते 1909 भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। इस एक्ट के पहले 1906 में वायसराय मिंटो ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्य एटी अरुणडले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भारत के प्रस्तावित सुधारों पर अपनी क्या थी रिपोर्ट देनी थी। एटी अरुणडले कमेटी ने बंगाल को संयुक्त करने पर बल दिया। 1909 के अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मॉर्ले भारत के सचिव के पद थे। इसी कारण इस एक्ट के जरिए किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसके कुछ मेन बिंदु थे, जैसे कि सबसे पहला है केंद्रीय विधान मंडल। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाए और इसमें जो 27 निर्वाचित और 13 मनोनीत सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद के 9 पदेन सदस्यों को मिलाकर विधान मंडल में कुल
कुल मिला के जो है 69 सदस्य हो जाएँगे। आगे है इसी में पहला ही है मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत जो बड़े थे वहाँ कार्यकारिणी परिषद की संख्या 50 तथा छोटे प्रांत जैसे कि पंजाब, बर्मा, पूर्वी बंगाल, असम के सदस्य संख्या अधिकतम 30 निर्धारित की गई। तो बड़े में 50, छोटे में 30। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था क्योंकि सरकारी व मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत 1909 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था तथा पृथक मताधिकार था। मुसलमानों को दोहरा मताधिकार दिया गया तथा वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। इस प्रकार निर्वाचक मंडलों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सामान्य, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा विशिष्ट निर्वाचक वर्ग जिसमें व्यापारिक संघ, जमींदार, विश्वविद्यालय थे। आगे देखते हैं कांग्रेस ने एक दल की हैसियत से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया। स्त्रियां व राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। मुस्लिम मतदाताओं की मतदान के लिए आय व अन्य अहर्ता गैर मुस्लिम मतदाताओं की आय व अन्य अहर्ता से कम थी। लॉर्ड माले ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मिंटो को लिखा कि हम नांग के दांत बो रहे हैं और वो फल भीषण होगा। बजट पर बहस करने के विस्तृत नियम बनाएगा। सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने व पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। लेकिन सरकार पूरक प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकती थी। अब सार्वजनिक हित वाले मामलों पर बहस हो सकती थी, लेकिन परिषद के सदस्यों को विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं से संबंधों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं इससे पहले कि 1907 में भारत सचिव की भारत परिषद इंडियन काउंसिल की 2 भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी और A.G. गुप्ता को नियुक्त किया गया। 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ये दोष यहीं समाप्त नहीं होता। 1919 में सिखों को भी पृथक मताधिकार दिया गया। 1935 के अधिनियम में ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन लोगों और हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। यह एक्ट ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तभी रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। 20 अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा। तो अंग्रेज संसद सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में प्रश्न पूछे संवैधानिक विकास के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त की घोषणा की। इस घोषणा का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की क्रमिक स्थापना करना था। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए भी उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति, किंतु इस लक्ष्य को तुरंत ही स्थापित नहीं किया गया। आगे ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया था। आगे है नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारी व भारतीय नेताओं से बातचीत कर एक समिति का गठन किया गया, जिसने सुधारों का मसविदा यानी जुलाई 1918 में संयुक्त रिपोर्ट में प्रकाशित किया। इन्हीं को आधार मानकर 1919 को भारत सरकार अधिनियम बनाया गया और इसी कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।
यह एक्ट 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा जो है लागू किया गया। 1916 के अधिनियम का तत्कालीन कारण 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में भारत सरकार पर अकुशलता का आरोप लगाया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1919 का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें प्रथम बार भारत में स्वशासन की स्थापना को ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य घोषित किया गया। 1919 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले गृह शासन के संबंध में प्रावधान क्या क्या थे ये देखते हैं। भारत परिषद एवं भारत सचिव के संपूर्ण व्यय को ब्रिटिश राजकोष पर भारित किया गया। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के रूप में तथा 1858 से भारत राज सचिव के रूप में जो वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दे थे, अब 1919 से उसका भुगतान ब्रिटिश कोष से किया जाने लगा। अब भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का अधिक प्रभावी नियंत्रण हो गया। भारत सचिव की शक्तियों को भारतीय प्रांतीय शासन के संबंध में कुछ कम किया गया। भारत के सैनिक व असैनिक प्रशासन के लिए भारी मात्रा में साज सामान की खरीद फरोख्त हेतु अब लंदन में एक हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल 5 वर्ष के लिए करता था और हाई कमिश्नर को वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। प्रथम हाई कमिश्नर विलियम स्टीवेंसन था और जिसकी नियुक्ति 1920 में की गई थी। बाद में सभी हाई कमिश्नर भारतीय ही रहे थे। आगे देखते हैं। भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और इसके सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर 8 एवं अधिकतम 12 तक निश्चय कर दी गई। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक नोट है कि भारत परिषद इंडिया काउंसिल में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पर होम गवर्नमेंट देखते हैं। गृह सरकार से तात्पर्य उस प्रशासन तंत्र से है जो इंग्लैंड में रहते हुए भारत के राजनीतिक एवं संवैधानिक भाग्य का निर्माण करता था। इस दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट मंत्रिमंडल संसद भारत मंत्री और भारत परिषद को सामूहिक रूप से गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता था, किंतु सूक्ष्म अर्थ में 1858 में स्थापित भारत मंत्री और भारत परिषद को ही गृह सरकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत के शासन का मुख्य भार जो है भार मुख्य रूप से इन्हीं 2 अंगों पर रहता था। अब देखते हैं ब्रिटिश भारत के केंद्रीय शासन के संबंध में प्रावधान क्या थे। तो गवर्नर जनरल को निरंकुश रखा गया, अर्थात उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई और इसे अध्यादेश जारी करने, प्रांतीय गवर्नरों को निर्देश देने और किसी सामान्य एवं वित्तीय विधेयक को प्रमाणित करने का प्रावधान था। भारतीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक किया गया तथा उन्हें केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 145 सदस्य एवं राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट 7 सदस्य नाम दिया गया। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। दोनों सदन जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे। अब यहाँ पर राज्य परिषद में 60 सदस्यों में 27 मनोनीत और 33 निर्वाचित होते थे। 27 मनोनीत में 20 सरकारी एवं 7 गैर सरकारी और 33 निर्वाचित एवं 18 सामान्य, 11 मुस्लिम, 3 यूरोपीय एवं 1 सिख के सदस्य होते थे। कितना डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो 60 सदस्य होंगे वो कौन-कौन से होंगे और कितने मनोनीत होंगे और उस मनोनीत में भी कितने लोग होंगे, ये सारी चीजें। केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्यों में से
51 मनोनीत होंगे, 104 निर्वाचित होंगे। मनोनीत सदस्यों में 26 जो है सरकारी होंगे, 15 गैर सरकारी होंगे, 104 निर्वाचित सदस्यों में 52 सामान्य होंगे, 30 मुस्लिम होंगे और 9 यूरोपियन और 2 सिख और 7 जमींदार और 4 भारतीय व्यापारियों के प्रतिनिधि। तीसरा है मताधिकार का आधार संपत्ति था। मतदाताओं की संख्या 3% बढ़कर 10% हो गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया तथा विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। भारत में शासन के विषयों का विकेंद्रीकरण करते हुए उन्हें 2 भाग केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास थी। केंद्रीय विषय में रक्षा, विदेशी मामले, टंकणन और मुद्रा तथा आयात निर्यात कर इत्यादि थे। आगे देखते हैं तो 1919 का चल रहा है तो काफी बड़ा है, डिटेल में है। आगे है प्रत्यक्ष मतदान का विस्तार करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखते हुए मुसलमानों को सभी प्रांतों में, सिखों को पंजाब में, 3 प्रांतों को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में यूरोपियन को और 2 प्रांतों में एंग्लो इंडियन को तथा 1 प्रांत जो है भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अब बात करते हैं प्रांतों के संबंध में। तो प्रांतों में द्वैत शासन अर्थात आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम में सबसे प्रमुख जो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना है। तो एग्जामिनर पूछता है कि कौन से अधिनियम में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, तो आंसर होगा 1919 के अधिनियम। इसके जनक जो है लियोनिस कार्टिस थे। संयुक्त रिपोर्ट में द्वैत शासन का उल्लेख नहीं था। द्वैत शासन पर विस्तृत चर्चा कार्टिस ने द्वैत शासन नामक पुस्तक में की थी। डायarchy यूनानी भाषा का शब्द है। 8 प्रांतों में अप्रैल 1921 में द्वैत शासन लागू किया गया और 1932 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी इसे लागू कर दिया गया। प्रांतों की द्वैत शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही, परंतु बंगाल में 1924 से 27 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक यह कार्य कर सकी। प्रांतीय विषयों में शांति व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, कृषि, अकाल आदि शामिल थे। प्रांतीय शासन के विषयों को आरक्षित एवं सुरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग एवं कृषि थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में चुने गए मंत्री चलाते थे। इसी को द्वैत शासन कहा गया। प्रांतीय कार्यकारिणी में कम से कम एक भारतीय अनिवार्य किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों में विस्तार तथा उनमें निर्वाचित शक्तियों की संख्या में वृद्धि की गई। इस एक्ट द्वारा अब प्रांतों में अतिरिक्त सदस्यों में निर्मित परिषद की जगह एक सदनीय त्रैवार्षिक रूप से चुनी हुई स्वतंत्र संवैधानिक इकाई बनी। इसकी अध्यक्षता गवर्नर के स्थान पर निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी करता था। आगे है इसकी सदस्य संख्या में जो वृद्धि की गई, उसमें यह नियम रखा गया कि सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे और यही निर्वाचित सदस्य 17% से कम नहीं होंगे। बंगाल में सबसे ज्यादा 140 सदस्य, मद्रास में 132 और संयुक्त प्रांत में 123 और बम्बई में 114 सदस्य थे। प्रांतीय विषयों में शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा कृषि थे। तो ये प्रांतियों के प्रांत विषय थे। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। मद्रास प्रथम राज्य था जिसने 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कौन से अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। और मद्रास प्रथम था जिसने
1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। मतदान की आयु केंद्र एवं प्रांतों दोनों में 21 वर्ष की गई थी। अब देखते हैं रियासतों के संबंध में, यानी कि वे क्षेत्र जहाँ पर राजा महाराजा थे। तो उसमें देखते हैं 1919 के एक्ट में देश में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में देसी राजाओं की भूमिका के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए एक नरेश मंडल के गठन का निर्णय लिया गया, जिसकी 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में स्थापना की गई। इस नरेश मंडल में 121 देसी राज्य सदस्य थे। मंडल का अध्यक्ष वायसराय था तथा प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे तथा प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। इस नरेश मंडल में सभी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था, अतः हैदराबाद एवं मैसूर इसमें शामिल नहीं था। कुछ अन्य देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक ही साथ करने की संस्तुति की गई। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कौन सा एक्ट है जो जिसमें जो इंग्लैंड और भारत में दोनों जगह एक ही समय में परीक्षा की गई थी। तो 1919 का अधिनियम 1922 में इलाहाबाद में भी आयोजित होने लगी थी। इस एक्ट द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासनिक दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं स्थानीय शासन पूरी तरह लोक नियंत्रण में भारतीयों के हाथों में पूर्णतः स्थापित किया गया। लेकिन केंद्र में जनता के प्रति अनुत्तरदायी सरकार ही रही। गवर्नर जनरल भारत के प्रशासन के लिए केवल भारत मंत्री व ब्रिटिश संस्था के प्रति उत्तरदायी था। अब भारत शासन अधिनियम, इसको देखते हैं। ये भी काफी बड़ा है, तो इसको हम देखते हैं यहीं पर। तो 1935 का अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधारों को श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1919 की विफलता के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। क्योंकि भारत बौद्धिक वर्ग द्वारा निरंतर नवीन अधिनियम की मांग की जा रही थी। 1919 के अधिनियम की वैध शासन व्यवस्था व्यवहारिक एवं अपूर्ण थी तथा साइमन कमीशन के तीव्र विरोध स्वरूप ब्रिटिश शासन पर अत्यधिक दबाव बना। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव तथा गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस द्वारा भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर नवीन सुधारों की मांग पर बल दिया गया। 3 गोलमेज सम्मेलनों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा विभिन्न वार्ताओं के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1 अप्रैल 1935 को ये लागू हुआ था। अधिनियम गृह सरकार संबंधी उपबंध देख लेते हैं। भारत परिषद की समाप्ति तथा भारत सचिव की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रांतीय स्वशासन के संबंध में भारत सचिव की नियंत्रण की शक्ति में कमी आ गई थी। 1935 के एक्ट में संशोधन की व्यवस्था थी जो ब्रिटिश संसद द्वारा ही हो सकता था। आगे है भारतीय केंद्रीय शासन के संबंध में उपबंध। भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना को ही इस अधिनियम की प्रस्तावना मानते हुए भारत में स्वशासन का लक्ष्य रखा गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों की अनिवार्यता के साथ आधी जनसंख्या वाली रियासतों की सहमति आवश्यक थी। इसमें सबसे पहले है इस अखिल भारतीय संघ में प्रांतों के लिए शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। दूसरा, यह अखिल भारतीय संघ तभी अस्तित्व में आ सकता है जब सभी देसी रियासतों की कुल जनसंख्या की कम से कम आधी जनसंख्या वाली देसी रियासतों के शासक, जिन्हें संघीय विधान मंडल के उच्च सदन में
देशी रियासतों के लिए निर्धारित 104 स्थानों में से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, संघ में शामिल होना स्वीकार कर लें। उपरोक्त शर्त पूरी न होने के कारण प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। नंबर 3 देखते हैं, गवर्नर जनरल को संरक्षण एवं आरक्षण की शक्तियों से जो है युक्त रखा गया था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना का प्रावधान तथा केंद्रीय विषयों के सुरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल संपूर्ण शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकता था। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले व कबायली क्षेत्र शामिल थे। शेष सभी जो है विषय हस्तांतरित थे। संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ ही विकेंद्रित शासन व्यवस्था का प्रावधान इसमें शासन के विषयों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया गया। अब यहाँ पर नोट है, संघ व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए अधिनियम में सूचियां रखी गई। संघ पहला है संघीय या केंद्रीय सूची, 59 विषय थे, इसमें कानून बनाने का संघीय विधानमंडल को यह अधिकार था। प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए, कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को रखा गया। समवर्ती सूची 36 विषय जो है कानून बनाने का अधिकार संघ व प्रांत दोनों का था, किंतु विरोधाभास की स्थिति में संघीय विधान मंडल द्वारा पारित कानून मान्य थे। तो ये समवर्ती सूची जिस प्रकार से है अभी हमारी, और जो शक्तियों का वो बंटवारा किया गया है केंद्रीय, उसी तरह से ये है। आगे देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बनाएगा, इसका अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था। आगे है केंद्रीय विधान मंडल के उच्च सदन की सदस्य संख्या 260, 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तथा 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधि कर दी गई। पहली बार इस सदन को स्थायी संस्था बना दिया गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते थे। इन सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद में 10 स्थान एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एवं भारतीय ईसाई समुदाय को दिए गए। निम्न सदन देखते हैं, विधानसभा व संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 से 375, जिसमें 250 ब्रिटिश प्रांत, 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। निर्धारित की गई इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता था। आगे है, इसमें विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता था। एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई एवं महिलाओं का चुनाव इन समुदायों की प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पर है एक नोट दिया गया है कि साधारण निम्न सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है, किंतु इस अधिनियम में निम्न सदन का निर्वाचन अपरोक्ष विधि से होता था। दूसरा है, संघीय एवं केंद्रीय विधान मंडल में ब्रिटेन का सम्राट शामिल था, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता था। आगे है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में विवादों के समाधान हेतु 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। सर मॉरिस गोवायर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें 6 अन्य न्यायाधीश थे। इसका अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासत दोनों था। न्याय की अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के तहत ही की गई थी। CAG की नियुक्ति यानी कि जो महाधिवक्ता की नियुक्ति की स्थापना का प्रावधान भी इसी में था।
संघीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया और 1919 के एक्ट के प्रावधान के बाद 1926 में लोक सेवा आयोग पर गठन हुआ। 1935 एक्ट में लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद एफपीएससी का नाम बदलकर जो है यूपीएससी कर दिया गया था। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखते हुए इसमें दलित वर्ग को सम्मिलित किया गया। पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। प्रांतों के संबंध में उपबंध देखते हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति एवं स्वायत्त शासन की स्थापना व्यवस्था का प्रावधान, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्ति मंत्रियों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, वही केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। 1919 के एक्ट की धारा 93 के अनुसार प्रांतीय प्रशासन अनिश्चित काल तक गवर्नर अपने हाथ में ले सकता था। प्रांतों की विधानसभाओं में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा इसके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। आगे है 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया। बम्बई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बंगाल, शेष 5 प्रांतों में एक सदनात्मक विधानमंडल ही रखे गए। सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। और 6वां है, इस एक्ट द्वारा हरिजनों यानी अनुसूचित जातियों को पहली बार पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया एवं मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एवं भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव प्रणाली के आधार पर विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व जारी रखा गया। अनुसूचित जाति जो है सबसे पहले 1935 के अधिनियम में ही किया गया। महिला मतदाताओं का अनुपात बढ़ा दिया गया और विधान मंडलों में भी उन्हें सीटों का आरक्षण दिया गया। आगे देखते हैं, अन्य प्रावधान की बात देखें तो बर्मा एवं अदन को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। 1935 के एक्ट द्वारा भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई तथा इसमें किसी संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। इस प्रकार 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा एवं जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं थी, 10 सूचियां थी। स्वतंत्र भारत यानी 1950 में लागू संविधान की मुख्य धारा यही था। तो यहाँ से पूछा जाता है कि मुख्य धारा संविधान का प्रमुख आधार क्या था, तो 1935 का अधिनियम ही था। भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में ब्रिटिश सरकार का यह अंतिम कानून था। 1935 के अधिनियम में 322 से लेके 451 तक अनुच्छेद बर्मा से संबंधित हैं और 321 तक अनुच्छेद भारत से संबंधित है। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन मुख्य रूप से कुछ परिवर्तनों के साथ इसी अधिनियम 1935 द्वारा संचालित रहा। संघीय सर्वोच्च न्यायालय भारत की अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध जो है ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। अब यहाँ पे 1935 के अधिनियम पर भारतीय नेताओं के विचार देख लेते हैं। तो यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का सामान था, जवाहरलाल नेहरू का कहना है। यह दासता का आज्ञा पत्र गुलामी का अधिकार पत्र था, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नया संविधान द्वैत शासन से बुरा है, ये राजगोपालाचारी का कथन था। 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्ण अस्वीकृत के योग थी, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। 1935 का एक्ट संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक था। 1935 के एक्ट में आरक्षण एवं संरक्षण के कारण एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक माना था। फजल उल हक ने कहा, ना हिंदू राज और ना मुस्लिम राज।
1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियां दी गईं। इस बारे में चर्चिल ने कहा कि गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को हिटलर अथवा मुसोलिनी के समस्त अधिकार प्राप्त थे। 1935 के एक्ट में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में संविधान में नीति निर्देशन तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था। तो ये था संवैधानिक पूरा विकास, जो कि 2 पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।